हेलो एवरीवन। आज रिसर्च गॉसिप विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा के नेक्स्ट एपिसोड में है। अभी तक हमने जो भी वीडियो रिकॉर्ड करी उसमें रिसर्च स्कॉलर थे जो कि अपनी समस्याओं पे बात कर रहे थे, और आज हम हैं डॉक्टर सीमा मैम के साथ में। हेलो मैम। और हिंदी साहित्य से मैम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है। बहुत अच्छी हिंदी साहित्यकार जो कि साहित्य को, भारतीय हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से समझती हैं। कई सारे अलग अलग सम्मान से मैम को सम्मानित किया गया है। जो भी साहित्यकार होते हैं उनकी सामाजिक समस्याओं को लेकर के, व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर के, हर एक जो भी सामाजिक इशू है उस पर गहरी विचारधारा होती है। मैम से बात करते हैं आपकी समस्याओं को लेकर के भी, और मैम के जो एक्सपीरियंस है उनके ड्यूरिंग पीएचडी के, उस पर भी हम बात करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो भी आपके क्वेश्चन हो, आपको लगता है कि मैम से आपको फिर किसी टॉपिक पे बात करनी है, या पुराने समय का कुछ पूछना है, या अभी का कुछ पूछना है, तो वो भी आप कमेंट में बताएं, तो हम फिर एक बार मैम से बात करेंगे। तो मैम से बात करते हैं। हेलो मैम। आपने जब रिसर्च किया था, आपके समय में सबसे ज़्यादा कॉमन चैलेंजेस क्या थे जो आप लोग फेस करते थे? बेटा, हम लोगों के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हमारा जो टॉपिक है और अ, उसके साथ जो हमारा सिनॉप्सिस जो हम लोग देते थे, या एक सार बना के जो देते थे, शोध का सार बना के, वो अप्रूव हो जाए। जी। उसका अप्रूव होना बहुत ज़रूरी होता था। मेरे साथ भी यही हुआ कि पहला जो मेरा सिनॉप्सिस का जो हमने शोध सार अपना लिख के अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी थे उस समय, उनको दिया, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। तो मेरे लिए थोड़ा-सा मेरे सिर पे जैसे किसी ने कुछ मार के फेंका हो, ऐसा हमको प्रतीत हुआ। लेकिन ये था कि बहुत ज्ञानी पुरुष हैं वो, और इतने ज्ञानी विद्वान व्यक्ति जो एचओडी हैं हिंदी डिपार्टमेंट के, अगर उनको कोई चीज़ उसमें गलत लगी तो हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। हमने इसको स्वीकार किया। हमारे गाइड ने उसमें कुछ थोड़े बहुत सुधार किए, और उन्होंने जो हमको, और हमारे सूर्य प्रसाद दीक्षित सर ने भी बताया कि इसमें क्या चीज़ें तुम्हारी और ऐड होनी चाहिए, या जो कुछ भी उन्होंने हमको गाइड किया उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर से दोबारा वो शोध सार उनको लिख के दिया, और तब उन्होंने वो अप्रूव कर दिया। तो हमको लगता है कि हम लोगों के समय में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमारा शोध सार और हमारी जो हमने जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो हम लोग बनाते थे, वो हमारे अप्रूव हो जाएँ। अप्रूव हो जाए। और इस समय जो बच्चे हमारे फेस करते हैं, तो वो तो उनके पास तो काफ़ी रिसोर्सेज भी होते हैं, तो और उनका पैशन क्या है और किस हिसाब से वो चाहते हैं कि अपना शोध कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और उनका लक्ष्य क्या है जीवन में शोध करने का। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि, और यही शायद उनकी चुनौती होती है कि अ, अगर वो उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर उनको सब कुछ मिल रहा है कि उसका वो शोध कार्य वो पूरा कर सकेंगे, तो हमको लगता है कि उनके पास चुनौती के लिए ऐसा कुछ बहुत ख़ास ऐसा विषय नहीं होता है कि वो उसको एक चैलेंज की तरीके से वो लें। जी। उनके लिए सिर्फ़ यही होता है कि हाँ, उस पे काम शुरू करें और समय के अंदर वो काम अपना ख़त्म कम करें। खत बिल्कुल। यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज तो होता जैसे है। कि एक तरह से कहते हैं कि जो रिसर्च एक एक जीवन होता है हाँ, जो हम जीते हैं, बिल्कुल। तो जो चैलेंजेस पहले थे वो अभी पूरी तरह से आपको लगता है खत्म हो गए हैं, या फिर उसका केवल नेचर जो है चेंज हुआ है, जो चैलेंजेस पहले थे? अ, हमको लगता है कि जो पहले जो हम लोगों ने जो चुनौतियाँ हम लोगों ने सामना किया था, क्योंकि जिसमें आपको पूरा आपने बताया हाथ से लिखना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। तो हमको लगता है कि अब वो चीज़ें जो हैं बेहतर हुई हैं। हमको ये नहीं लगता है कि अब आदमी को ये सोचना पड़ता है कि अगर वो शोध कार्य करने जा रहा है तो वो किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। हम लोगों के सामने ये चुनौती थी। हम लोग को लगता था कि हमने ये विषय ले तो लिया, ये उपविषय हमने डाल तो दिया। अगर हम अपने ही विषय को लें तो हमको लगता था कि ये उपविषय जैसे राजनीतिक जीवन, नारी जागरण का, में जो राजनीति में किस तरीके से नारी जागरण हुआ, उसके लिए हम कहाँ से रिसोर्सेज़ लाएँ? आजकल तो इंटरनेट है। बिल्कुल। आजकल गूगल पे डालो, आप सब्जेक्ट डालो, आपको ढेरों मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन हम लोग के समय में वो चीज़ नहीं थी। हम लोगों को किताबें ढूँढनी पड़ती थी, पत्रिकाएँ ढूँढनी पड़ती थी, समाचार पत्रों से निकालने पड़ते थे विषय, उपविषय हम लोगों को। तो ये जो हम लोग का जो हम लोगों ने चुनौतियाँ करी हैं, सामना किया है,
वो आज के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। नहीं है। वो लेकिन मैम जैसे अभी क्या हुआ है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हुए, जैसे आपने बताया भी, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कॉलर टाइटल डिसाइड करने में, क्योंकि रिसोर्सेज एक डायरेक्शन में नहीं मिलते, हम हर एक व्यक्ति अपना उसका रिसर्च टॉपिक होगा, रिसर्च डायरेक्शन में वो काम किया, तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि कई बार कुछ रिसर्च स्कॉलर डायरेक्शन ही लूज़ कर देते हैं। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। वो ये बात सही है बिल्कुल कि बच्चों का देखिए आजकल फ़ोकस जो उनका जो एक ध्यान जो होता है वो भटकता है, ठीक है? अगर वो ये एक बिल्कुल पर्टिकुलर कोई विषय लेकर चलेंगे, अगर उस विषय को उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित किया है, उसके बारे में कहीं से लोगों से भी बात की है, तो वो लोग क्लियर होते हैं, माइंड में क्लैरिटी होती है उनको कि इस विषय पे किस तरीके से आगे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है और किस दिशा में उनको अपने शोध को लेकर जाना है। लेकिन वहीं पर अगर वो लोग किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर हुँ। अपना विषय ले रहे हैं और या दूसरे से कंपैरिज़न कर रहे हैं कि मेरा शोध उसने तो इस विषय पे शोध किया था, उससे बेहतर मैं ये ऐसा करूँगा। अगर इस तरीके कोई प्रवृत्ति आ जाती है तो उसको ये चीज़ों से अलग हट के काम करना चाहिए। तब डायरेक्शन लूज़ हो तब जाता है। डायरेक्शन लूज़ नहीं होगा। बिल्कुल। जब वो अपने अपने हिसाब से सोचकर करेंगे, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, तब उनका डायरेक्शन लूज़ नहीं होगा। कारण ये है कि जो अगले का कंपैरिज़न कर रहा है वो ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी कुछ काम कर चुका है। आप उससे बेहतर करने की सोचोगे तभी भी आपको वो मैटर वो ऑलरेडी जो काम हो चुका है, वो मैटर अपने उसमें शामिल नहीं कर पाओगे आप। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक नया टॉपिक लो, अपने पैशन का टॉपिक लो, अपने ज्ञान के हिसाब से टॉपिक लो, अपना जो आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से टॉपिक लो और जिस शोध कार्य में आपको अपना करियर दिख रहा है आगे, वो टॉपिक लो। उस हुँ। विषय पे आप काम करोगे तो बेहतर काम कर सकोगे। जैसे एक टॉपिक रिसर्च स्कॉलर डिसाइड करता है, फिर उसको होता है कि हमें पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, ठीक है? तो कौन-सा स्टेप हमें पहले करना चाहिए, कौन-सा बाद में करना चाहिए? जो स्टार्टिंग फेज के स्कॉलर होते हैं, तुरंत एडमिशन नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है उनको, ठीक है? तो यहाँ पे उस कन्फ्यूज़न में कुछ स्कॉलर जो है वो बहुत एक लंबा टाइम लेकर के जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती करते हैं वो? गलती सबसे पहले जो इनिशियल जो उनकी मिस्टेक ये होती है कि अगर उन्होंने देखिए हमारे जो गाइड थे वो बहुत हम लोगों को अच्छे से ये बात हम लोगों को समझाई थी उन्होंने कि जब भी आप कोई अपना शोध का विषय लेते हो और उसकी अनुक्रमणिका बनाते हो और उसका सिनॉप्सिस जब लिखते हो तो आप हमेशा ये ध्यान करके चलो कि जो आपने फर्स्ट चैप्टर लिया है, पहला अध्याय जो आपने लिया है अपने शोध शोध का, क्योंकि हमारा साहित्य का विषय था तो हम लोगों ने अध्याय के को ही में ही बाँटकर हमने अपना जो शोध कार्य किया था। तो उस अध्याय में आप ये मत सोचो कि अगर आपने एक ही अध्याय में सारी चीज़ें लिख दी, हुँ। आगे की भी जो आपने उपविषय भी आगे लिए हुए हैं, मान लीजिए आपने पहला अध्याय खाली अपने विषय का इंट्रोडक्शन आपको देना है। आपने उस इंट्रोडक्शन में आपने आगे के भी अध्यायों का कुछ मैटर डाल दिया, जी। तो आपका विषय भटक गया। आपको ये ध्यान रखना है, पूरा फ़ोकस इस चीज़ पे रहना चाहिए कि आपने जो पहला आपने अध्याय का विषय लिया है, जो आपने उसका शीर्षक दिया है, उस शीर्षक से आप ना भटकें। बिल्कुल। उसी शीर्षक के अकॉर्डिंगली ही आप अपने पहले पॉइंट्स बनाएँ, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप मैटर ढूँढें। मैटर ढूँढने के बाद उस मैटर को स्टडी करें। ऐसा नहीं कि वो मैटर आप कट एंड पेस्ट करके अपना लगा दोगे। गूगल में और आपको इंटरनेट पे जो मटीरियल मिलता है, कई बारी ऐसा होता है कि कट एंड पेस्ट करके उसमें लगा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके अपनी तो प्रतिभा कहीं रही नहीं ना। अब तो प्लेगरिज्म का इश्यू तो हाँ। है। तो वो हो जाता है और इसलिए अगर आपको अपने विचार, अपना ज्ञान अपने शोध पत्र में आपको अपने शोध कार्य में दिखाना है, तो आप स्टडी बहुत कुछ करो। हुँ। उसका पूरा आप निचोड़ निकालो। निचोड़ निकाल के आप उसको अपना रूप दो और उसका रूप देने के बाद अपनी भाषा का प्रयोग करके उसको अपने आप लिखो। हुँ। और इसका हमेशा फ़ोकस ये रखो कि हमने जो अपना विषय शीर्षक जो हमने दिया है प्रथम अध्याय का, उससे भटको मत। हुँ। तब आपको क्लैरिटी रहेगी कि हमने जिस विषय पे हमको काम करना है बस उसी से रिलेटेड ही मैटर ढूँढो। ये हाँ। नहीं कि पूरे शोध कार्य का एक साथ आप सब मैटर ढूँढ रहे हो, कुछ फ़ैसिनेटिंग दिख रहा तो वो भी ले लिया। वो भी ले लिया। बिल्कुल। ऐसे नहीं करना है। आपका जो विषय है और आगे के भी जो आपके चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, उसका सबका मैटर एक साथ ढूँढ के एक साथ इकट्ठा मत करो, उसमें कन्फ्यूज़न होती है फिर। पहले एक आप अध्याय पूरा करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट अध्याय का मैटर ढूँढो।
इस तरीके से अपना काम करना है, आगे बढ़ाना है, स्टेप ये तो बाय कन्फ्यूज़न नहीं होगी स्टेप, तब आगे। कन्फ्यूजन नहीं हो। कुछ रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उन्होंने क्या किया कि टॉपिक सेलेक्ट किया, कुछ लिटरेचर रिव्यू किया और जो उनका थ्योरी है या फ्रेमवर्क है ओवरऑल स्टडी में, क्या उनको कैरी ऑन करना है, वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं। तो वो क्या लगता है ये जो हरी है, जल्दी-जल्दी में करने वाली, ये पूरे उनके रिसर्च वर्क को इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप जल्दबाज़ी में कोई भी काम करोगे, कैसे भी देखिए आप सबसे पहले तो ये होता है कि आपने अगर जैसे मान लीजिए आपको अपना शोध कार्य को कोई प्रारूप देना है या शोध कार्य अपना आपने सिनॉप्सिस लिखनी है, कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है शोध कार्य से संबंधित, तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप भटको मत, अपने विषय से भटको मत और आप अपने दूसरे से कंपैरिज़न मत करो कि उसने बेहतर किया है तो मैं इससे बेहतर अपने उसमें करूँगा, अपने कार्य में करूँगा। क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी वो कार्य हो चुका है। आप उससे कितना बेहतर ले लोगे? हुँ, कितना बेहतर कर लोगे? आपको तो अपनी नॉलेज दिखानी है ना अपने शोध कार्य में। हुँ। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट करना अपना क्वेश्चन। जो स्कॉलर होते हैं वो थ्योरी या फ्रेमवर्क है वो जल्दी-जल्दी में कई बारी डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या ये जो हरी है कि जल्दी-जल्दी में जो डिसाइड कर लेते हैं ये ओवरऑल उनके वर्क को इफ़ेक्ट करता है? ओवरऑल इफ़ेक्ट करता इसलिए भी है क्योंकि जल्दबाज़ी में कोई भी काम, मतलब आपने शोध कार्य जल्दबाज़ी का तो विषय ही नहीं है ना? आपको 5 साल क्यों मिलते हैं? आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट होता है और इसमें आप सोचोगे कि आप जल्दबाज़ी में शोध कार्य कर लोगे, तो आपको शोध कार्य के लिए अलग से 5 साल क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपको इलैबोरेट स्टडीज़ डेटा करनी है। डेटा एनालिसिस और सारी चीज़ों में टाइम दे रहे हैं। हाँ। थ्योरी और फ्रेमवर्क मतलब इसमें एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, जैसे कुछ बेसिक थ्योरी उन्होंने ले लिया और उसी पे काम कर दिया या डीप जा पाते हैं नहीं, इस तरीके नहीं से जा कुछ? पाते हैं, क्योंकि अगर आप जल्दबाज़ी करोगे तो आप गहराई में कैसे उस विषय को उठाओगे, बिल्कुल। है ना? अगर आप बिल्कुल सतही आप जानकारी नहीं दे सकते हो अपने शोध कार्य में। किसी भी आप कोई भी आप विषय उठा लो, कोई भी ले लिया, आपने भूमंडलीकरण पे ले लिया, आपने वैश्विक समस्या कोई भी है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ले ली, कोई भी आप ले लो। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 लेख पढ़े और उसके ऊपर अपना लिख दिया, वो जल्दबाज़ी होती है। कि बिल्कुल। कुछ भी आपने कर लिया, आपको कोई भी विषय आप लोगे, उस विषय की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए और हुँ, बिल्कुल गहराई में जाके और उसके अंदर से पूरा निचोड़ निकालना, जिसको अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। हुँ। जब तक आप उस उतना आप गहन अध्ययन नहीं करोगे, तब तक आपका शोध कार्य ही बेकार है। शोध तब कार्य तक है ही आपको नहीं वो, नहीं पता चलेगा कि कौन-सी थ्योरी आपकी ओवरऑल थीसिस को प्रेज़ेंट कर पा प्रेज़ेंट रही है। कर पा रही है। जब टाइटल सिलेक्शन करता है कोई स्कॉलर तो बहुत प्रेशर होता है। कई बारी 6 महीने का काम हुआ और वो लेके एक्सपर्ट के पास अपने गए, गाइड के पास और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है उनका एक्सपीरियंस स्कॉलर से काफ़ी ज़्यादा होता है। उन्हें पता होता है कि वो सोसाइटी के लिए रिलेवेंस है या नहीं है टॉपिक या वो काम करने लायक है या नहीं है टॉपिक। तो वो रिजेक्ट हो जाता है। बट वो जो एक तो डिमोटिवेशन आ जाती है उससे, बट ये जो प्रेशर होता है टाइटल सिलेक्शन का कि हमें बहुत बेहतर टाइटल चाहिए या फिर ऐसा फैशनेटिंग टाइटल चाहिए, ये किस वजह से आता है? एकेडमिक प्रेशर की वजह से आता है या फिर पीयर प्रेशर की वजह से आता है? देखो कई बारी ऐसा होता है कि जो टाइटल सेलेक्ट किया जाता है, कोई भी शोधार्थी होता है वो अपना टाइटल जो सेलेक्ट करता है वो अपने, नेचुरल सी बात है, अपना जो वर्क करने वाला है उसी के अकॉर्डिंगली करेगा वो। और उसमें वो सामाजिक विषय, राजनीतिक विषय या कोई भी विषय ले सकता है, वो उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ये। तो कई बारी ऐसा होता है कि पीयर प्रेशर भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कई बारी जैसे अपने साथ के 2-3 लोग अपने बच्चे करने जा रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भई हम इस पे कार्य करेंगे। तो उसको लगता है कि ये इस पे कर रहा है तो मैं भी शायद इससे बेहतर इस पे कर सकूँ, कार्य कर सकूँ। तो कई बार पीयर प्रेशर भी हो सकता है कि लोगों उसका देखकर कंपैरिज़न करके कि मैं इससे बेहतर टाइटल लेता हूँ, मेरा ज़्यादा अच्छा है, मैं इस पे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कई बारी। जी। लेकिन होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपका पैशन, आप इंडिविजुअल हैं, आपकी व्यक्तिगत रुचियाँ अलग हैं, आपका व्यक्तिगत ज्ञान का जो स्तर है वो अलग है, दूसरे का अलग है। तो आप अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपना टाइटल सेलेक्ट करो। हुँ, और अगर आप किसी से प्रेशर में आकर करोगे, चाहे वो एकेडमिक प्रेशर हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, अगर उसमें आकर आप लोग अगर सेलेक्ट करोगे टॉपिक, तो आप बेहतर काम नहीं कर पाओगे।
और जब आप बेहतर काम नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी गाइड के पास लेकर जाओगे, जब भी अपनी गाइड के पास लेके जाओगे अप्रूवल के लिए, तो वो रिजेक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए कभी भी पीयर प्रेशर या एकेडमिक प्रेशर में आकर टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी सामाजिक डिमांड क्या है, उस विषय की डिमांड है कि नहीं है आपके समाज में, आपके एजुकेशन का जो सराउंडिंग्स हैं उसमें आपका वो जो विषय आप ले रहे हो उसकी डिमांड है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने उस पे काम किया उसके बाद फिर वो बंद हो गया, उसको कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। तो ये हाँ, रेलेवेंट होना काफ़ी सारे चाहिए। ऐसे होते हैं कि पीएचडी बस डॉक्टरेट के लिए हाँ, कर ली और फिर वो रखा हुआ है, रखा ना हुआ उसका है। कोई यूज़ है, ना वो आगे कोई जैसे अभी लेकिन हमारे स्टेप्स में आता है नीड ऑफ द स्टडी कि हमें क्या आवश्यकता है इस अध्ययन की, लेकिन कई बार इसको इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ, हाँ, ये बात होती थी, हमारे समय भी ये पूछा गया था। हमारा जब टॉपिक हमने सिनॉप्सिस दी और अपना टॉपिक जब हमने दिया, तो हमने उनसे सर ने हमसे पूछा था कि तुमने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है? तो हमको ने बोला कि भई इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है, इसलिए जो हमारा उत्तर अधिशती की हिंदी हिंदी पत्रकारिता में नारी जागरण ये हमारा विषय था। और उस समय संचार माध्यम का डिपार्टमेंट भी खुला था। पत्रकारिता विभाग लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसी साल में खुला था और सर ने एक नया सब्जेक्ट हम लोगों के एमए में चलाया था जो संचार माध्यम नाम से था। तो इसलिए हमको लगता है कि जब आप विषय कोई सेलेक्ट करें और उसको गाइड के पास अगर कुछ भी लिख कर ले जा रहे हैं, सिनॉप्सिस लिख कर ले जा रहे हैं या शोधसार लिख कर लेके जा रहे हैं, तो आपको अपना ज्ञान और पूरी तरीके से आत्मविश्वास के साथ उनके सामने ये बात बताने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपने विषय क्यों चुना है और ये विषय के ऊपर आपका कितना ज्ञान अभी आपको है। तो जिससे वो कोई भी प्रश्न का उत्तर तो दे सकें। बिल्कुल। तभी आपका ये सार्थक होगा और पीयर प्रेशर और एकेडमिक प्रेशर में आके कभी भी कोई भी विषय शोध का तो खासकर नहीं लेना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने एक चैप्टर लिखा या एक रिसर्च पेपर लिखा और एक्सपर्ट को भेजा, अपने सुपरवाइजर को भेजा और जो रिप्लाई आता है मेल पे, आपके टाइम पे तो आप लोग जो रजिस्टर पे लिखते थे तो वो भी बताइएगा, लेकिन अभी होता है कि मेल पे भेजा और मेल पे रिप्लाई आ जाता है कि नीड क्लियरिटी, ठीक है, या फिर प्लीज़ रिवाइज। अब वो क्या रिवाइज करना है, मेथडोलॉजी, उसका कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन या टाइटल ही पूरा का पूरा रिवाइज करने की आवश्यकता है, वो बिल्कुल रिसर्चेबल टॉपिक नहीं है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है और अपना भी बताइए? इस बात के लिए तो बेटा ऐसा है ना कि शोधार्थी को हमेशा तैयार रहना चाहिए जी, कि आप कुछ भी लिखोगे तो पहला आलोचना के लिए आप लोग तैयार रहो। बिल्कुल। ठीक है? वो हम लोग भी तैयार हम नहीं तैयार थे क्योंकि हमको पता ही नहीं था हाँ, कि ऐसा भी हो सकता है। जी, तो हम लोग तो मैनुअली लिखते थे, पूरा रजिस्टर में हम लोग सारे इधर से उधर से पत्रिकाएँ सब इकट्ठी करके और किताबें इकट्ठी करके और पूरा हम लोग जो है हाथ से हमने तो पूरा हाथ से रजिस्टर लिखा और एक ही अध्याय पहला अध्याय हमने लिखा और पहले अध्याय में कुछ आधा ही हमने लिखा था, थोड़ा-सा ही पोर्शन लिखकर और एक रजिस्टर लिखकर उनको सर को देकर आए और कहा सर से कि सर आप ज़रा इसको चेक कर लीजिएगा जी, और जो गलती हो बता दीजिएगा, कुछ ऐड करना हो बता दीजिएगा, अभी हम और लिख रहे हैं इसके ऊपर। जी, और उसके बाद सर को फ़ोन किया, सर से पूछा कि सर हमारा वो रजिस्टर चेक हो गया हो तो हम ले जाएँ आपसे आके? जी, बोले हाँ बेटा ले जाओ, तैयार है बिल्कुल। तो हम गए लेने खुशी-खुशी कि चलो मेरा एक अध्याय तो पूरा हुआ जब लेकर आए, तो उसमें पूरा ऐसे करके क्रॉस लगा हुआ था और सारे पेजेस हमारे उन्होंने काट रखे थे कि सब गलत है, फिर से लिखो। अब उसमें क्या लिखो फिर से? हमने तो अपने हिसाब से पूरी रिसर्च करके ही लिखा था। सारे पत्रिकाएँ सब हमने उठा कर उसमें से मैटर लिख के खूब उदाहरण भी देकर लिखा था। अब उसमें क्या करें, क्या सही करें, क्या नहीं? बस सही करके लाके देना, अब ये तो बेकार हो गया है। तो हाँ, हमने कहा ठीक है सर, अब गए फिर से लिखा पूरा। अब भई उनकी भी कई शोधार्थी हैं उनके पास, अब ये भी नहीं पता उन्होंने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बीच के कुछ पन्ने पढ़े या पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो दिमाग में दुविधा तो रहती ही है और ये बड़ी अजीब-सी विडंबना है कि भई हर शोधार्थी को ये फेस करना ही है। करना ही है। करना तो ही है ये। आप लोग देख सकते हैं, आप ही लोग को नहीं होती, मैंने भी ये फेस किया है। फेस किया है भई। बिल्कुल। और शोध कार्य करना बहुत आसान नहीं है। मेरे लिए तो मेरा जब मेरी एमए हमारा पूरा हुआ तो हमने एमए के बाद मेरा बीएड में हो गया था, सिलेक्शन हो गया था तो हमने बीएड कर रहे थे। उसी के बीच में हमको सिनॉप्सिस के लिए इंटरव्यू देने के लिए एमए उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। तो ख़ैर सिनॉप्सिस मेरी हो गई सब कुछ, तब ये समझ लीजिए कि 1992 में हमारी
सिनॉप्सिस और सब अप्रूव हुई थी, उसके बाद फिर हमने काम 1 आध साल मेरा काम नहीं हो पाया क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद सर ने हमको चैलेंज किया, "अब बेटा तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम नहीं कर पाओगी पीएचडी।" और इसको हमने बहुत ही चुनौतीपूर्ण मेरे लिए हो गया ये कि हमने कहा, "नहीं सर, अब तो हमें करके दिखाना है।" तो हमको 8 साल लग गए और 8 साल उस समय ये था कि 7 साल के अंदर हम लोग की वो पूरी होनी थी। तो 7 साल के अंदर हमारी थीसिस तो हो गई थी और मेरा शोध कार्य जमा भी हो गया था। लेकिन हमारी 98 में हमको मिली है जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली वो हमको 98 में मिली। तो इसलिए हमने भी बहुत चुनौतियाँ देखी हैं और बहुत कुछ हमने सहा है और हमको लगता है कि कोई भी शोधार्थी बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, आप हतोत्साहित ना हो। अगर कोई भी आपका गाइड आपको अगर कह देता है कि फिर से लिख के लाओ या रिवाइज़ करो या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, तो आप बेशक उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके उसके बाद फिर आप लेके जाओ, फिर आप करो तो आपका अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि वो महान ज्ञानी लोग हैं जिनके अंडर में आप लोग करते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए आप उनके सलाह को, उनके मंतव्य को आप लोग झुठला नहीं सकते हो जी। इसीलिए। अच्छा मैम, आपने काफ़ी पहले पीएचडी की है, उसके बाद कई बार ऐसा टाइम आया है जिस पे रिसर्च एथिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए कि प्लेगरिज्म को लेकर के कि साहित्य चोरी जो कहते हैं, ठीक है? और अभी के टाइम पे भी है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होते आ रहे हैं। अब एआई हो गया तो ऐसे आ रहे हैं जो एआई को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके समय में और अभी के समय में इन सब चीज़ों पे आप क्या कुछ कहना अ, हमको लगता है कि शोध कार्य कुछ पहले जो शोध कार्य होते थे उसमें अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है तो उसकी वैल्यू होती थी और आज के समय में भी होता है लेकिन बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया था जिसमें कुछ विश्वविद्यालयों से या कुछ प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ थी या उन लोगों ने कुछ ऐसा करना शुरू किया था कि वो बस इतना पैसा दो, अनएथिकल होता है ये भी कि आप और आपको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी चाहिए? और आपको ने कोई भी आपको लिखना भी नहीं है, शोध भी नहीं करना है, कुछ आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें बीच में आई थी अब ऐसा और व्यक्ति जो इस तरीके की पीएचडी करके और फिर प्रोफेसर बन जाए तब तो उसके अंदर स्कॉलर। तो आप ये समझ लो कि आगे आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर अपना कोई भी आपने विषय लिया है तो उसके ऊपर खुद शोध करो, खुद पीएचडी करो और खुद उसका जो सुख होता है, जो बिल्कुल। आपने मेहनत करके जो आपने हमने देखा था तुम्हारा फ़ेसबुक पे जब डॉक्टरेट तुमको मिली थी जी मैम। और मेरे लिए तो ख़ैर बहुत ही प्राउड मोमेंट होते हैं जब हमारे बच्चे इतना अच्छा करते हैं। तो जी। मेरे लिए तो बहुत ही सुखद क्षण था वो जब तुमने डाला और तुमको कितनी खुशी हुई होगी उस समय जब बहुत, तुमको बहुत डॉक्टरेट ज़्यादा। मिली। मैम एक्चुअली मैंने जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज की को-चेयरपर्सन भी थी, इसलिए मैम बहुत अच्छे से हमें जानती हैं और हम लोग अपना इमोशंस शेयर कर सकते हैं मैम के साथ में। तो जी। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि जब आप मेहनत करके, अध्ययन करके, चाहे आपको कितना भी समय लग जाए, 3 साल लगे, 4 साल लगे, चाहे मैक्सिमम जो 5 साल की जो आपको समय दिया गया है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, उतना लगे। लेकिन अपनी मेहनत से करो, अपने परिश्रम से करो और जब आपको वो मिलेगा, उसका फल जब मिलेगा, तो वो बहुत फल का स्वाद जितना मीठा होगा, वो बिल्कुल। उसका स्वाद खाली आप ही अनुभव कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा से आप कुछ भी अनएथिकल वे में आप ले लोगे, पीएचडी ले लोगे, तो आपको वो सुख नहीं मिलेगा और बिल्कुल। आप सारी ज़िंदगी डॉक्टर लगा लो, कितने डॉक्टर लोग लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, लेकिन जो मेन एक चीज़ होती है जो कि मेहनत करके मेहनत मिलती है। करके मिलती है, वो उसके बिना पीएचडी का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि मेरा यूट्यूब पे रिसर्च गॉसिप विद श्वेता का मैंने एक एपिसोड डाला था, उस पे मैम ने लिखा था ये देख कर के हमें हमारे दिन याद आ गए। बिल्कुल। तो आपको कुछ ऐसा कोई शॉर्ट इंसिडेंट याद हो अपने दिन का जो बहुत फ़नी भी था, आपने एन्जॉय भी किया लेकिन उस टाइम के लिए बहुत परेशान करने वाला था? उस टाइम पे बहुत डर लगा कि क्या हो गया? लेकिन बाद में बहुत मज़ा आया। हाँ, वो ये क्या हुआ कि मेरी पीएचडी जो है ऐसे हुई कि हमने उस समय मेरा कंसीव किया हुआ था जी। और उस समय हमको लगता था कि 1998 के पहले हमको अपनी पीएचडी अपने शोध कार्य कंप्लीट करना था। तो उस समय
लास्ट मंथ्स मेरे चल रहे थे, तो उस समय हमको अपनी जो शोध कार्य था मेरा उसको वो कराने के लिए, टाइप कराने के लिए, हम दिल्ली में उस समय मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, तो हमको दिल्ली में हमको पूरा टाइपिंग करवानी थी उसकी। तो सब टाइपिंग करवा के हमको बैठ के टाइप कराना पड़ता था, क्योंकि उस समय हमारे समय में लैपटॉप वगैरह नहीं था और जी। हम लोग खुद इसमें टाइपिंग नहीं करते थे, सारा मैनुअली लिखा हुआ रिटन था, पूरा मैनुअली लिखा हुआ था मेरा शोध कार्य। रजिस्टर्स में। हाँ, रजिस्टर्स में। अब वो रजिस्टर्स लेके हम जाते थे साइबर कैफ़े, वहाँ पे साइबर कैफ़े तो ख़ैर क्या ही होते थे, वो कंप्यूटर लर्निंग सेंटर होता था। जी। वहाँ पे जाकर हम बैठकर उसको बताते थे और वो बेचारा पूरा टाइप करता था। फिर वो पूरा चेक करना होता था हमको कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं, सारा नीचे जो बुक्स का रेफ़रेंस जो दिया जाता है, जी, जी। वो सब पूरा लिखना होता था। एक तो ये इंसिडेंट था कि हमको वहाँ बैठकर भूख बड़ी लगती थी और भूख लगने के बाद लगता था 4-4 5-5 घंटा बैठे रहना उस स्थिति में जी। और टाइप कराना, उसके बाद फिर वो चेक करना। फिर घर में बड़ा बेटा भी था, उसकी भी पढ़ाई-वढ़ाई चल रही थी, तो वो भी देखना। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने हमने फ़ेस किया उस समय, हमने और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा कोऑपरेशन था और उनके सहयोग के बिना मेरी पीएचडी होना संभव नहीं थी। उन्होंने बहुत, बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग किया था। उसके बाद फिर जब वो पूरा हो गया शोध कार्य, तो सर का ने बताया कि भई इसकी कॉपीज़ बनवानी है, तो हम साहू के पीछे वहाँ पे बाइंडिंग होती थी, तो हम वहाँ पे लेकर गए अपने पूरा जो पोथा लेकर आए थे दिल्ली से और वहाँ पे जाके पता चला कि उसमें जो है पेज नंबर ही नहीं पड़े हैं ओह! और पेज नंबर नहीं पड़े हैं, तो सारे पेज ऊपर-नीचे हो गए, उसी से हो गए जो करने जा रहा था, बाइंडिंग करने जा रहा था, उसी से हो गए। तो हमने वो कहने लगा इसकी 3 कॉपीज़ आपने बना के तो दे दी हैं हमको, लेकिन ये बताइए कि इसमें किसी में भी पेज नंबर नहीं लिखे हुए हैं। अब फिर से पेज नंबर डालने का पूरा मैनुअली। सिलसिला शुरू हुआ, तो मैनुअली उसमें पेज नंबर डाला गया, जो उसने फिर बोला कि इसको पूरा सेट आप एक सेट आप पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर इसको फ़ोटोकॉपी दोबारा करवाइए। वो इतना काम मेरा बढ़ गया कि वो उस हालत में हमने किया। उसके बाद जब बेबी हो गया, तब मेरा वाइवा हुआ और वाइवा में ईश्वर की कृपा से सक्सेसफुल हुआ, सफलता मिली और डॉक्टरेट की डिग्री। ये ज़रूर अफ़सोस रहा कि वहाँ पे डॉक्टरेट की डिग्री हमको इतनी बड़ी मानद उपाधि होती है, वो हमको वहाँ पे किसी कॉन्वोकेशन में नहीं मिल पाई, हमको जाकर यूँ ही लेनी पड़ी, क्योंकि हम लोग दिल्ली में पोस्टेड थे, तो वहाँ से आना मुमकिन नहीं हो पाया किसी वजह से। तो ये मेरा अनुभव हमेशा याद रहेगा हमको कि हमने किन हालातों में ये सारे काम किए और अंत में जाके शोध कार्य उस मेरा टाइम का बहुत सफरिंग फेज़ रहा, लेकिन बाद में बहुत अब अब याद लगता है कि हमने किन हालातों में ये काम किया किया था, बिल्कुल। और हमने ये बात अपने को जो हमने चुनौती दी थी, अपने गाइड को भी कि हम पूरी करके दिखाएँगे, तो हमने वो शोध कार्य अपना पूरा करके दिखाया। बिल्कुल, हाँ, हुँ, हुँ। एज़ अ विमेन कई बारी ये बहुत चैलेंजिंग होता है सुपरवाइज़र के लिए भी कि उनको भी अपनी फैमिली, बेबीज़ और रिसर्च वर्क, एकेडमिक्स और सारी चीज़ें देखनी होती है। स्कॉलर के लिए भी, क्योंकि उसको भी अपना परिवार, अगर वो शादीशुदा है स्कॉलर, तो हुँ। चैलेंज थोड़े से बढ़ जाते हैं। बहुत जी। ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जबकि आपकी अभी शादी हुई है और उसी टाइम पे आपने पीएचडी में एनरोलमेंट भी ले लिया है और उसके बाद फिर आप कितना भागा-दौड़ी करेंगी, कितना कैसे क्या करेंगी। तो हमको याद है कि हम अपनी स्कूटर उठा के जाते थे और सब जगह इंटरव्यूज़ लेना और ये करना बहुत, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैम ने, जब मैं आई हूँ अपनी एक्टिवा से, मैम ने देख के बोला कि जैसे तुम एक्टिवा से आ रही हो ना इंटरव्यू करने, हम भी अपने जो है। सनी हाँ। थी, बजाज की थी सनी। हाँ, उससे जाते थे और इंटरव्यू करते थे। तो आप लोगों को भी अगर आगे कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या कुछ जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा और एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, ऐसा कुछ अगर है। और साथ में हमारा ये जो ये चलता रहेगा रिसर्च गॉसिप का, कभी स्कॉलर के साथ जो कि समस्याएँ बताएँगे, फिर ऐसे लोगों से जो कि बहुत पहले पीएचडी की है, एक लंबा दौर देखा है पीएचडी का भी, उसके बदलाव का भी, और जो-जो चैलेंजेस हैं, वो जो चेंज हो रहा है उसका भी। तो हम बात करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।